नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। पाकिस्तान की इस वक्त जो पाकिस्तान में सियासी तौर पर जो इस वक्त टारगेट है वो पंजाब की हुकूमत और वहाँ सियासत बहुत तेज़ी से अप एंड डाउन हो रही है। एक तरफ तो ये है ही है, लेकिन दूसरी तरफ दो तरह की दहशतगर्दी ने इस वक्त मुल्क को घेरे में एक दफ़ा फिर ले लिया है। एक वो दहशतगर्दी जिसको हम अमन व अमान के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से करते हैं, ये यानी जो दहशतगर्दी हो रही है इस वक्त TTP और मुल्क दुश्मन नासिर इस वक्त एक तरफ फिर यलगार कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, और दूसरी एक दहशतगर्दी हो रही है और वो हो रही है मुआशी दहशतगर्दी। और मुआशी सिक्योरिटी दहशतगर्दी के पीछे तो हमें समझ में आ रहा है कि जनाब TTP है, दाइश है, या जो पाकिस्तान मुखालिफ जितने भी एलिमेंट्स हैं, दुश्मन हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मुआशी दहशतगर्दी के आगे सियासी अदम इस्तेहकाम है। सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो मईशत आपकी तबाह होगी, और इस वक्त मईशत कमज़ोर है और उसको मज़ीद तबाही के लिए सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर दिया गया। इसलिए लोग इसको मुआशी दहशतगर्दी कह रहे हैं, जो सियासी अदम इस्तेहकाम के ज़रिए हो रही है। और कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ज़्यादातर लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो लोग कहते हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहे हैं और उनकी सियासत मुकम्मल तौर पर इंतशार की सियासत है। अब है या नहीं है, ये हमारे जो मेहमान हैं वो ज़रूर बताएंगे। और दूसरा है कि हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रही है या नहीं कर रही है। इसमें भी बहुत बड़ा सवाल है कि वो हुकूमत तो कर रही है, प्रोटोकॉल तो ले रही है, लेकिन 70 के करीब काबीना बनाने के बाद उनका जो वज़ीरों का एक जाल है, उसके लिहाज से उनके डिपार्टमेंट्स में जो काम है वो सिफर नज़र आते हैं। तो हुकूमत बज़ाहिर नाकाम नज़र आ रही है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और इनके ख़िलाफ़। यहाँ एक और बात बहुत ज़रूरी कहता चलूँ, वो ये है कि पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान की सियासी, इखलाकी, हर तरह की मदद की है कि अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की फ़ौजें चली जाएँ और वहाँ अफ़गानी अपने मुल्क में अपनी हुकूमत कायम करें। इसके सिलसिले में पाकिस्तान ने इखलाकी, सियासी, हर तरह की इमदाद की अफ़गान तालिबान की, और इस सिलसिले में उसकी सलामती को भी ख़तरा हुआ, क्योंकि इन जगहों पर रूस, अमेरिका और आपके यूरोपीय यूनियन जैसे बड़े ताकतवर लोग मौजूद थे, और तमाम दुनिया की एजेंसीज़ और भारत वहाँ इंडक्ट कर चुका था। पाकिस्तान की सलामती को भी इसमें ख़तरा हुआ। हालांकि पाकिस्तान ने असला, क्लशनकोव और आपके ड्रग्स और अफ़गानियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो पाकिस्तान में क्राइम कर रहे हैं, हालांकि बहुत से ऐसे भी हैं जो महसूर हैं मुहाजिरीन की बुनियाद पर, उसको एक्सेप्ट किया, बोझ बर्दाश्त किया पाकिस्तान की अवाम ने और उनको एक्सेप्ट किया, लेकिन उसके बाद वो सराहियत कर रहे हैं। और अब तो ये सुना है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को ये मुंह मांगे हाथों ख़रीद रहे हैं ताकि इकॉनमी यहाँ से कोलैप्स कर सके। तो आज अफ़गानिस्तान पे अफ़गान तालिबान की हुकूमत है और इनकी सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। वो अफ़गान तालिबान जिसकी पाकिस्तान ने भरपूर मदद की और उसकी सलामती को ख़तरा हो गया। TTP और दूसरे दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्दी करके अफ़गानिस्तान में पुरसुकून तरीके से वहाँ रह रहे हैं। इन इश्यूज़ पे बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट हैं आइए उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ हैं जनाब जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, साबिक सेक्रेटरी दिफा, साबिक वज़ीर दिफा, दिफाई तज़कियाकार। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। रफ़ीक राजवाना साहब, साबिक गवर्नर पंजाब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून, आपका ही बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। रियाज फतियाना साहब, सीनियर रहनुमा PTI के, आप हमारे साथ शामिल हैं आज के अहम तरीन मुआशी दहशतगर्दी और आपके सिक्योरिटी दहशतगर्दी और हुकूमत वक्त की नाकामी
इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले आता हूँ जनरल नईम खालिद लोधी साहब। सर, पाकिस्तान के अफगान तालिबान आपके साथ बड़े प्रोग्राम्स हमने किए। आज हमारा राइट है हम आपसे पूछें कि सर, अफगान तालिबान के लिए पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और उस कुर्बानी को आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हुकूमत अफगान तालिबान की है और तालिबान अफगान की सरजमीन जो है वो हमारे लिए दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी फिर शुरू हुई है वो अफ़गानिस्तान से हो रही है और बहुत सारे मामलात हैं जो आपकी नज़र में है। क्या कहेंगे सर इस पे? जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पहले तो वो जो बड़ी बात आपने की है वो मैं सिर्फ दोहरा दूँ इसलिए कि उसका ताल्लुक अफगानिस्तान के मामलात से भी है। वो ये है कि सियासत, मईशत और सिक्योरिटी, ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो माशी अदम इस्तेहकाम होगा, अगर वो होगा तो फिर आपका सिक्योरिटी का अदम इस्तेहकाम होगा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। अगर कोई हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। अब जब आपने और मैंने एक दूसरे का गिरेबान पकड़ा हो और यहाँ पर किसी को फिक्र ना हो कि अभी सियासत की अगर बात करें उसमें एक बड़ी चीज़ है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जिसमें फॉरेन पॉलिसी आती है। अगर वो जामिद हो आपकी, जूँ की तू अपनी जगह पर खड़ी हो, कोई उसमें पेशरफ्त ना हो, और इंटरनल सियासत आती है कि सबको कुर्सी की पड़ी हो और कोई ना सोच रहा हो कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, तो फिर दुश्मन को तो मौका मिलेगा। अच्छा, अब ये जो आ रहे, हमेशा आपके साथ मैं ये करता रहा हूँ तकरार, अभी फिर मैं ज़रूर उसको दोहराऊँगा। इसमें कोई शक नहीं कि अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक नेक्सस है, उनकी आपस में एक अंडरस्टैंडिंग चली आ रही थी, एक दूसरे के लिए हमदर्दियाँ हैं। लेकिन मैं फिर दोहरा दूं कि अफगान तालिबान अपने मुल्क की आज़ादी की जंग लड़ रहे थे और लड़ी है उन्होंने, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान रॉ और इंटेलिजेंस एजेंसीज के पुष्ट पनाही से हमारे ऊपर छोड़े हुए लोग हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ से भी वो आते हैं, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर भी उनके स्लीपर सेल मौजूद है। आपका क्या ख्याल है कि जो बलूचिस्तान के नीचे साउथ में हमले होते हैं, जैसे कि इलाके जो बिल्कुल समुंदर के पार है, क्या वो लोग भी अफगानिस्तान से आते हैं? चले मान लेते हैं कि जी उनको कुछ करना चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं। और इसमें अब हम तकाजा क्या कर रहे हैं और वो तकाजे क्या कर रहे हैं? हमारा तकाजा सबसे बड़ा ये है कि जी आपके सरजमीन से कोई हमारे ऊपर हमला नहीं होना चाहिए, और वो उन्होंने वादा भी किया है इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इस सिलसिले में तो मैं ये कहूँगा कि हमें बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस से काम लेना चाहिए। पाकिस्तान को चाहिए कि चाइना, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, कतर, सेंट्रल एशियन कंट्री, ये मिलकर एक पावरफुल ग्रुप बनाएं और जाके उनके साथ बात करें दो टोक तरीके से। इन तमाम मुल्कों का जिन्होंने मैंने नाम लिया, कुछ ना कुछ उनसे शिकायत हैं, उनको कहें कि जी आपसे हमें ये शिकायत है, हम आप इसको दूर करें, आपको हमसे क्या शिकायतें हैं, फिर वो अपनी बातें बताएंगे। दो बातें जो हम उनको रिकग्नाइज नहीं कर रहे, जिसकी बिना पर दुनिया बड़ी मशहूर है, एक तो ये कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, और दूसरा ये कि ख़वातीन के साथ बराबर का सलूक हो, जो कि दोनों बड़े अच्छे इखलाकी तकाज़े हैं। लेकिन मैं आपसे, आप डॉक्टर साहब, आपका बहुत एक्सपीरियंस है, मुझे एक और किसी मुल्क का नाम बता दीजिए कि जहाँ पर दुनिया ने उनसे इंक्लूसिव गवर्नमेंट मांगी हो। बड़ी मुझे खुशी होगी, अब मेरी मालूमात में इजाफा होगा जी फलाने मुल्कों से। बल्कि ऑस्ट्रेलिया में हमने ये नहीं कहा कि ऑबरजीन्स जो वहाँ के लोकल है उनको साथ शामिल करें। हमने अमेरिका को कभी नहीं कहा कि अब रेड इंडियंस को शामिल करें इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात। दूसरी बात यह है कि सिर्फ एक साल पहले तक हमारे बहुत ही एक अजीज़ दोस्त है मुल्क, वहाँ पर ख़वातीन को गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं थी, बुरका उतारने की इजाज़त नहीं थी, 4 शादियाँ बगैर किसी इजाज़त के कर सकते थे। आज तक आपने अगर कोई इस पर इतराज़ किया हो, या मेरे भाई जो दो बैठे हुए इन्होंने इतराज़ किया हो, या मैंने इतराज़ किया हो, तो मुझे बताइएगा। तो ये आखिरी बात मैं सिर्फ ये करूँगा, आपके ख्याल में किसको सूट करता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हों, CPEC ना चले, चीन वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना कर सके, और एटमी मुल्क पाकिस्तान जो है ये अदम इस्तेहकाम का शिकार? जनरल नईम खालिद लोधी साहब, जनरल नईम खालिद लोधी साहब जी, देखिए मैं यहाँ सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा। आपने बड़ी वजाहत की, आपका शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जी चाहे कोई भी मुल्क हो, अगर वो दीन इस्लाम का एक जो शरई फैसले हैं उससे, चाहे पाकिस्तान में हो या किसी और मुल्क में हो, हमारा एतराज़ आएगा। हम अपने दीन के साथ खड़े हैं, किसी मुल्क के साथ नहीं है। एक तरफ तो, और हमने प्रोग्राम्स भी किए हैं, ट्वीट्स भी किए हैं, इस पर बहुत ज़्यादा भी किए हैं। अब आते हैं हम आपके कि देखिए सर, हमें ये कहा गया और हमें ये बोला गया, और आप जैसी शख्सियात ने बोला
कि जनाब कल अफगान तालिबान जब यहाँ अपनी आज़ादी की जो जंग लड़ रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान पे कभी एक पत्थर नहीं मारा, हम मानते हैं सर, बड़े नाम है मेरे पास भी, मैं उनको नाम फला बहादुर और दिस एंड डैट और ये और फला, लेकिन सर हमें यह भी कहा गया था कि ये जो सरहद है अफगान तालिबान की जब हुकूमत आएगी ये सरहद पाकिस्तान के लिए सेफ हो जाएगी। लेकिन सर आज हम ये देख रहे हैं, पहले भी अफगान तालिबान के अफगानिस्तान की भरपूर मदद हमने की, जिसकी बुनियाद पर एक बहुत बड़ा बोझ अफगान मुहाजिरीन की सूरत पे आज तक हमारे पास है। हमें क्लैशनकोफ कल्चर मिला, हमें आपके ड्रग्स मिले, हमारे आज जो आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, हमारे स्कूल हैं, उनमें मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग सप्लायर वो अफगानी है। ठीक है सर, कराची में भी इसकी रिसर्च हमने की है, बैठे हैं सिक्योरिटी इदारों के साथ, इंटेलिजेंस इदारों के साथ। अब नो टॉलरेंस है इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से कि इनको रोकेंगे नहीं, इनको जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। लेकिन सर मैं कराची के सुपर हाईवे में देखता हूँ वहाँ क्लैशनकोफ लहराते हुए अफगानी फैले हुए हैं, कोई वहाँ एंट्री नहीं दे सकता है। मेरी सिर्फ एक जगह से नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि सर पूरे पाकिस्तान में ड्रग्स कल्चर, क्लैशनकोफ, ये सारी चीजें हमने इनको मोहब्बत देते हुए हासिल की। आज हमारा ये बॉर्डर सेफ नहीं है सर। जी आप ठीक कह रहे हैं। मुझे दो तीन बातें कह देने दीजिए, आपने बड़े अच्छे सवाल उठाए हैं। नंबर एक, मैं दावे से ये बात कर रहा हूँ और यह वेरीफाई कर लें जो मैं बात करने वाला हूँ कि अफगान तालिबान के अफगानिस्तान में गवर्नमेंट में आने के बाद जो पॉपी कल्टीवेशन है तकरीबन जीरो को टच कर चुकी है। जबकि जब यहाँ पर अमेरिका और पूरी दुनिया की फौजें मौजूद थीं तो वहाँ से पॉपी धड़ाधड़ जो है वो अपनी, ये जो मेरी बात है वेरीफाई कर लें अगर आपको कोई भी शक हो। दूसरी बात यह है कि आज जो अफगानिस्तान के अंदर अमन अमान की सूरत हाल है, ठीक है छोटे मोटे धमाके होते रहते हैं, वो अशरफ गनी के मुकाबले में और हामिद करजई के मुकाबले में बहुत बेहतर है। और ये मैं फिर दोहरा दूं कि जितना खून हमारा बहाया गया है हामिद करजई के जमाने में, जबकि अमेरिका इधर था, कंपैरिजन ना करें, इधर थी, कंपैरिजन ना करें जी। अच्छा, कंपैरिजन ना करें, आप चीन और भारत को कंपेयर नहीं कर सकते सर, हम मानते ही नहीं उनको करजई। हम तो कह रहे हैं मैं एक ही मुल्क के। चले सर मैं जरा सा उनसे पूछ लेता हूँ, रफीक राजवाना साहब से पहला रफीक राजवाना साहब से पूछ लेता हूँ, उन्होंने सुना है। सर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रफीक राजवाना साहब? मैं समझता हूं कि हमने अफगानिस्तान की बड़ी इखलाकी मदद की और ये एक ऐसा इशू है जिसमें जनरल साहब की राय बड़ी एक वजन रखती है। उनका ये अपना एक फील्ड भी है और माशाल्लाह उन्होंने कौम की सरहदों की हिफाजत भी की और काम भी किया, बड़े बड़े ओहदों पे रहे। उनकी बड़ी गहरी नजर है अफगानिस्तान के हालात पे। मगर हम भी बतौर एक पाकिस्तानी के थोड़ा बहुत जो हमें अक्ल शऊर है उससे हम भी मुस्तफीज होते हैं और देखते हैं कि हमने हमेशा अफगानिस्तान की सपोर्ट की, मगर अफगानिस्तान से हमें कभी ठंडी हवा नहीं आई। और अब खास तौर पे जो हालात है इस वक्त, जैसे कि आपने सियासी इस्तेकाम, अदम इस्तेकाम, माशी दहशतगर्दी, इनको क्लब करके अगर इस दहशतगर्दी को भी साथ क्लब कर लें तो टोटली दहशतगर्दी के इशू पर ही हमें बात करनी होगी और करनी चाहिए। तो अफगानिस्तान के इशू पे आप ये देखें कि अब जो टीटीपी जो है, बलूचिस्तान में हमारे नौजवान जो है शहीद हो रहे हैं, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के आदमी शहीद हो रहे हैं। एक जो बात हमने सुनी है, पढ़ी है और जो अंदाजा लगाया है कि अब टीटीपी के साथ यहाँ के लोग भी शामिल हो रहे हैं। जो बलूचिस्तान में BLA है या कोई और अलहदगी पसंद अनासर है तो मुट्ठी भर, मगर ये शामिल हो रहे हैं। और जो मीडिया पे आता है, जो हम स्टडी करते हैं, उसमें कहते हैं कि तकरीबन कम बेश 117 ग्रुप्स हैं टीटीपी के। तो गुफ्तशुनीद किससे करें? पाकिस्तान ने बड़ा ताउन किया, कतर में उनके मुज़ाकरात हुए, सारा हुआ। तो अब अभी पिछले दिनों अमेरिकन स्पोक्समैन का बयान आया था अफगानिस्तान के बारे में कि हम ये दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करते और ऐसा ना समझे हम अपने जो है इत्तेहादियों के साथ या अदरवाइज जो उस पॉलिसी से मुतासर हो रहे हैं उनके साथ खड़े हैं। तो मेरा अपनी एक सोच है, उस वक्त भी थी जब अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान से एग्जिट कर रहे थे, तो बाद में ये प्रेस में भी आया या उस वक्त आया, इट वाज माय ओन थिंकिंग कि व्हेन देयर इज एग्जिट ऑफ अमेरिका
from Afghanistan or exit of American forces only. तो मेरा आज भी यही सोच है कि अमेरिका अफगानिस्तान से नहीं गया, अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान से चली गई है। तो इस वक्त हमें लेट अस पुट आवर हाउस इन ऑर्डर, और उसमें देखें बाढ़ लगाने पे जो कुछ हुआ, बल्कि मैंने तो खुद जाके देखा केपी के गवर्नर साहब के साथ मिलकर, जब हमें तोरखम पे इनवाइट किया गया था, हम तोरखम बॉर्डर पे गए और बाढ़ लगती देखी, तो मील मील पे डेजर्ट है, जंगल है, पहाड़ है, और जिस जवां मर्दी से फौजियों ने और उसके काम करने वालों ने वो बाढ़ लगाई, बहुत काबिल सताइश है। मगर उस बाढ़ लगने के बावजूद आप ये देखें कि चमन में जहां पे कि दहशतगर्दों पर फायरिंग पाकिस्तान के अंदर हो रही थी और उन पे काबू पाने के लिए कोशिशें हो रही थी, उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा था, तो अफगान पार सरहद से भी फायरिंग हमारे फौजी जवानों पर हो रही थी। तो वी शुड बी क्लियर अबाउट इट कि वहां से हमें कोई अमन की, कोई ऐसी कोई पीस की हवा या पीस की कोई मैसेज नहीं आता है। तो ये नहीं कि हम उनके साथ खुदा न खासा लड़ाई करें, मगर हमें अब बैलेंस पॉलिसी रखनी चाहिए। हमने सारा केस उनका लड़ भी लिया, मगर इसके बावजूद आप जिसका मुकदमा लड़े, और मैं बतौर एक वकील कह रहा हूँ, जिसका मुकदमा आप खलूस से लड़े, फीस भी ना लें, कोई आपके चार्जेस भी ना हो, मॉरल या अदरवाइज मॉरल तो है, और वो फिर आपकी सपोर्ट ना करें, इट्स अनफॉर्चुनेट। और अब जो अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, खवातीन पर जो पाबंदी लग रही है, आपका क्या ख्याल है? इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है उसको एक्सेप्ट करेगी? इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है उनके बारे में कोई हमदर्दी रखेगी? चले सर, मैं तो सर इस वक्त जो मेरा इशू है वो ये है कि अफगानिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। अगर वो अपने अंदर कोई चीज़ करता है, और डेफिनेटली इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन सर हमारी तो जान छोड़े ना, आप अपनी सरजमीन हमारी खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अब आप हुकूमत में है, हमारा एहसान भी बहुत है आप पर, कोई कम नहीं है सर, बहुत कुछ किया है हमने, बड़ी कुर्बानी दी है हमारी फौजियों ने, सिविलियन ने, इनको सपोर्ट करने के लिए। हमारे नौजवान ड्रग्स का शिकार हुए इनकी वजह से, हमारे पास असला आया है क्लेशनकोव, हम जानते भी नहीं थे, इनकी वजह से। तो हम तो अपना देखें ना सर। डॉक्टर साहब, मैं गुजारिश करता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ, आप असले की बात कर रहे हैं और नारकोटिक्स की बात कर रहे हैं, हमने खुद वहां जाके पांव फंसाए ना जी, हमने दूसरों की जंग वहां लड़ी, तो फिर उसके बाद हम पर तो असरात हो रहे थे ना जनाब। चले सर, लेकिन मसला ये है कि हमने तो, जैसे जनरल साहब ने कहा कि भाई हमने तो उनकी अखलाकी हर तरह से मदद की, क्योंकि वो आजादी की जंग लड़ रहे थे, उनका हक था ये। लेकिन कम से कम आजादी की जंग लड़कर हुकूमत में आकर अपने मोहसिनों को तो ना, ये मैम यहाँ मोहसिन कुछ बहुत पैदा हो गए हैं। अभी मैं जरा उनसे पूछ लूं, फिर मैं बात करता हूँ, रियाज फतियाना साहब से बात कर लूं। रफीक राजवाना साहब, एक बहुत और अहम इशू में आऊंगा, मैं जरा रियाज फतियाना साहब से पूछ लूं कि उनका क्या ख्याल है कि सर एकदम मुआशी दहशतगर्दी भी हो रही है, सियासी अदम इस्तेहकाम भी पैदा किया जा रहा है, और इसी दौरान पाकिस्तान के ऊपर धड़ाधड़ ये आपकी दहशतगर्द जो है वो अटैक कर रहे हैं, और हमारे कई जवान कैप्टन शहीद हो रहे हैं। सर क्या कहेंगे? डॉक्टर दानिश साहब, मैंने बहुत गौर से सुना है, नईम खालिद लोधी साहब और जनाब रफीक रिजवाना साहब दोनों अपने हैसियत से बड़े बाखबर और मुदब्बर दानिशवर हमारे के स्पोक्स पर्सन है, बात कर रहे हैं। मेरी जाती राय ये है कि दे फर्स्ट हमारे 19 से जब सोवियत यूनियन ने यहाँ मदाखलत की है अफगानिस्तान में, हमने इस्लाम के नाम पे, जहाद के नाम पे, वेस्टर्न कंट्रीज के किराए के सिपाही की रोल अदा किया, और यहाँ नर्सरीज बनाई, यहाँ पे डॉलर आए सऊदी अरब से और बाकी मुल्कों से, वो हमने तकसीम किए, कुछ अपने घर रखे, और उसके नतीजे में बड़ी यहाँ पे नर्सरीज और अकेडमीज और मदरसे, एक लंबी लिस्ट है, लंबे इल्जामात हैं। उसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये हुआ कि सोवियत यूनियन को शिकस्त हुई और दुनिया में बैलेंस ऑफ पावर खत्म हो गया, और अमेरिका सुपर से सुप्रीम पावर बन गया। नंबर 2, पाकिस्तान के बॉर्डर से कलाशनकोव, दूसरे मुल्कों में नजायज असला बंदूक या कार्बाइन की वजह से होता है, हमारे मुल्क में सीधी ऑटोमेटिक गन होती है। तीसरा, यहाँ पे ड्रग बहुत ज्यादा आई, और इससे भी बढ़कर एक्सट्रीमिज्म, इंतहा पसंदी, फिरका वारियत, दहशतगर्दी। और एक वक्त आया कि उन्होंने पहले अफगानिस्तान को फतह किया, आगे प्रोग्राम बना के ग्रेटर मुस्लिम स्टेट बनाई जाए,
उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले अफगानिस्तान के साथ साथ जितने बॉर्डरिंग एरियाज हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, और फिर वहां पे ये मामला आगे बढ़े। अब भी जब ये मामला हुआ है दोबारा, हमने अगस्त पिछले साल 2021 में लगभग 15 अगस्त की, जब तालिबान ने दोबारा दाखिला किया है अफगानिस्तान में और उनकी तैयार की हुई फौज ढेर हो गई, जब जो अमेरिका ने पैसा खर्च किया था, उसके लेकर आज तक वही फिर पुरानी स्टोरी है। ख्वातीन पर पाबंदी, तालिब इल्मों पे पाबंदी, यूनिवर्सिटियों पे पाबंदी, प्रोफेसरों पे पाबंदी, बुर्का पहनाना, और अब एनजीओ को कह दिया गया अपनी सारी ख्वातीन निकाल दें। तो एक तरह से आधी आबादी को तो आपने स्लेव बना दिया वहां पे। नंबर 2, उसके फौरी बाद आप देखें हमारे नेबरिंग एरियाज जहाँ जहाँ जो मिलते हैं अफगान बॉर्डर से, वहां फिर दहशतगर्दी, और कभी वो खारदार उखाड़ रहे हैं, कभी वो जो ये बराह रास्त फायरिंग कर रहे हैं सर, बराह रास्त अटैक हुआ है फायरिंग के अलावा पाकिस्तान की चौकियों पे हमले कर रहे हैं, और जो ये खासतौर पर ये स्मगलिंग करने वाले लोग हैं उनको पैटनेज देने के लिए, क्योंकि खारदार उन रस्ते में रुकावट है, अपनी गन्स के साथ उनको खुलवा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस हिस्सा रोका ना गया, डिप्लोमेसी का मतलब क्या है? डिप्लोमेसी होती है अपने मुल्क के मुफाद में, और उसमें किसी के मुल्क के आलाकार नहीं बल्कि अपने मुल्क के मुफाद में ठोस पॉलिसी होती है। और अगले 50-100 साल को देखते हैं कि आगे हमने क्या करना है। हम हमेशा थानवी एक चंद माह चंद हफ्तों की पॉलिसी बनाते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। अब भी मैं समझता हूँ कि वक्त है, शायद हमारी आंखें खुल जाए और हम सोच लें। लेकिन एक बात याद रखिए, जिस दिन तालिबान अफगानिस्तान में मुस्तहकम होंगे, अगला उनका निशाना पाकिस्तान होगा, और फिर पाकिस्तान में सिविल वार को अल्लाह रहम करे। बड़ी बात कर दी आपने, मैं बड़ी बात कर दी। मैं आगे चल के जनरल खालिद लोदी का पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा इसमें, और राजवाना साहब का भी लूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कहने का ये है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि करें तो क्या करें इस मौके पे, क्योंकि हमारी जो पॉलिसीज़ थी, क्या वो जो अफगान पॉलिसी हमारी जो बनाई गई थी हुकूमत की तरफ से, वो पॉलिसी गलत थी या वो पॉलिसी सही थी? अब वो सूरत हाल कुछ और डेवलप हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोदी साहब, आप जो भी बोलना चाहें 5 मिनट आपके पास है, लेकिन एक ऐड करना चाहता हूं सर। इस वक्त मुल्क में इंतशार की सियासत है सर, बहुत ज़बरदस्त इंतशार की सियासत है, सियासी अदम इस्तेहकाम, जिसका इफेक्ट पूरा मईशत पे है, और मईशत की तबाही से फ़ायदा दहशतगर्दों। ठीक है सर। दूसरा, फ़ौज पे हमले हैं, मुसलसल हमले हैं, और सियासी लोगों की तरफ से हमले हैं, और फ़ौज अगर कमज़ोर होती है तो उसका फ़ायदा भी दहशतगर्दों को। क्या कहेंगे सर आप, कौन जिम्मेदार है इस इंतशार का? बुनियादी जी मैं 2-3 बातें पहले कर देता हूं, फिर वो एक बात तो देखें जिसपे हम चारों मुत्तफिक हैं, तीनों पैनलिस्ट भी, हम और आप भी मुत्तफिक हैं कि हमें अपने घर को सीधा करना है। वी हैव टू पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर। ये जो एक दूसरे का गिरेबान पकड़ा हुआ है और जो छीना झपटी है कुर्सी की, इसके बजाय मुल्क का सोचें, मिलकर बैठें, जो भी करें, इसको तो यहाँ पर छोड़ दें। मैं 1-2 स्टेटमेंट देता हूँ और मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैं गलत कहूँ। हिंदुस्तान, अमेरिका, इसराइल, इन तीनों को पाकिस्तान एज ए एटमी मुल्क कबूल नहीं है। वो सर धड़ की बाजी लगा देंगे इसको आपके ये जो असासे हैं इनसे आपको दूर करने, उनको आपसे दूर ले जाने के लिए। बस ये यहाँ पर मैं ये छोड़ देता हूँ। दूसरी बात, आपके ख्याल में ये जो वहालिया स्पाइक आई है टेररिज्म की, ये किस वजह से आई है? क्या हुआ है पिछले दिनों, पिछले चंद महीनों में कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है? क्या किसी को वापस यहाँ पर स्पेस दी गई है? वो सही कह रहे थे, मेरे ख्याल रिजवाना साहब कह रहे थे या फतियाना साहब कह रहे थे कि अमेरिका यहाँ से कभी गया ही नहीं था, लेकिन एक दफ़ा उन्होंने ये शो करने की कोशिश की थी कि जी हमें यहाँ से कोई, आपको भी याद होगा, उनका जी वी आर नो मोर इंटरेस्टेड इन दिस रीजन। और मैं चीख के कह रहा था कि ये मुमकिन ही नहीं है कि वो इस रीजन में इंटरेस्टेड ना हो, क्योंकि यहाँ से चाइना की इन्वेस्टमेंट है, सेंट्रल एशिया को रूट जाता है, ईरान साथ बैठा हुआ है, इंडिया उनका हलीफ है, पाकिस्तान यहाँ पे मौजूद है। तो मेरे भाई, अगर अभी भी पता नहीं चल सका
और आप उस बात को दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी वो बड़े शौक से आपकी मदद करना चाहते हैं टेररिज्म के खिलाफ, और हम उसको मान लें, तो फिर मैं यही कहूँगा कि अब तक दिल खुशफहम को तुझसे हैं उम्मीदें। मैं आपकी बात पे मुत्तफिक हूं, लेकिन मेरे पास टाइम कम है। मैं इस इशू पर भी आऊंगा कि जब दुनिया के चारों तरफ पाकिस्तान के बॉर्डर पे ये हालात हैं, और चाहे भारत हो, चाहे इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, इनके ये ख्वाहिशात हैं, हम अपने मुल्क में क्या कर रहे हैं, हमारी सियासतदान क्या कर रहे हैं, हमारी हुकूमत क्या कर रही है, कौन इंतशार कर रहा है, कौन अदम इस्तेहकाम करके इनका फायदा पहुंचा रहा है, इस पे भी थोड़ा सा कमेंट्स कर दें सर। मैं फिर जाऊं रफीक साहब। जी बस मैं, हाँ जी, इस पे मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि सब कुछ अपना किया धरा है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि सब कुछ बाहर का किया धरा है। मेरे भाई, बात बैन है। हमने भी स्पेसेस दिए हैं, हमने भी अपनी बहुत टांगे काटी हैं, लेकिन दुश्मनों ने भी उससे बहुत फायदा उठाया है। अब जो इनको मिलके बैठ के जो मैंने बात की है, या तो इसको नेगेट कर दें कि मैं गलत कह रहा हूं, या फिर इसको सर आज कौन इंतशार, अगर मैं फौज पे हमला करूंगा तो इसका फायदा दुश्मन को होगा सर। अगर मैं अपने मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करूंगा तो इसका फायदा होगा सर। अगर मैं सियासी अदम इस्तेहकाम और इंतशार करके मैं अपनी मईशत को तबाह करूंगा तो इसका फायदा दुश्मन को होगा। तो ये इंटरनल, बाहर का कोई आदमी बगैर अंदर के आदमी को मिलाए बगैर कामयाब नहीं हो सकता सर। तो ये जो इंतशार पैदा कर रहे हैं हमारे सियासी साथी लोग, ये कौन है सर? ये क्या, ये कोई एजेंडा है या नादानिस्ता है सर? देखें, ये मेरा मनसब नहीं है कि मैं किसी एक के ऊपर उंगली उठाऊं। आपने भी मोटी बात कर दी है, मैंने भी कर दी है। साफ जाहिर है कि जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब जो आपके दिल में है, मेरे दिल में उससे बरक्स जवाब है। लिहाजा हम खामखा इस, चलिए सर, मैं रफीक राजवाना साहब से पूछ लेता हूं, वो तो कम से कम बताएं सर क्या कहते हैं रफीक राजवाना साहब। ये चले, दुश्मन का तो बता दिया हमें साबिक सेक्रेटरी साहब ने, बहुत ज़बरदस्त बता दिया, हम भी उनके साथ मुत्तफिक हैं। लेकिन सर ये अंदर जो उस दहशतगर्द और दुश्मन को सपोर्ट कर रहे हैं, जो इंतशार है, ये जो मुआशी दहशतगर्दी, इसका कौन जिम्मेदार है सर? देखिए जी, पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम में फेडरेशन का गुलदस्ता है पार्लियामेंट और सेनेट, ऐवान बाला और ऐवान ज़ेली। मैं खुद 2 दफा सेनेट का रुकन रहा हूं, तो मेरा भी तजर्बा है, मैंने बहुत सीखा। बड़े बड़े नामवर लोग उस वक्त हमारे साथ सेनेट में थे, अब भी है माशाअल्लाह लोग। बात यह है कि पाकिस्तान के सियासी मामलात और दीगर मामलात में हमारी एक किताब है जिसको आईन पाकिस्तान 1973 कहते हैं। उसकी शक्ल बिगाड़ दी, कभी फौजी आमरों ने माजरत के साथ लोधी साहब से उन्होंने बिगाड़ दी, कभी किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, और फिर नजरिया जरूरत आ गया, फिर जो कुछ भी हुआ। वी शुड फॉरगेट द पास्ट बट वी शुड लर्न लेसन फ्रॉम द हिस्ट्री। और तारीख इसलिए अपने आप को दोहराती है कि हम तारीख से सबक नहीं सीखते। अब पार्लियामेंट, जैसे मैंने गुजारिश की एट द वेरी आउटसेट कि पार्लियामेंट एक गुलदस्ता है, बंच ऑफ फ्लावर है फेडरेशन का, तो मसले तो वही हल होंगे। मुख्तलिफुल ख्याल जमातों के नुमाइंदे जो अवाम की तायद से आते हैं, जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी का हक अदा करते हैं, वहां पे ये चीजें आनी चाहिए। अब देखना ये है कि पार्लियामेंट मुकम्मल है, अगर पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं है उसको किसने अधूरा किया? क्या अधूरा करने से पार्लियामेंट मुकम्मल होती है? नहीं होती। अब बात यह है कि हमारे सियासत के लोगों ने, मेजॉरिटी ने एक काम रखा हुआ है कि जब आप उनसे गुफ्तगू करते हैं तो सिर्फ अपनी पार्टी का ब्रीफ सामने रखते हैं, पार्टी के केस की वकालत की, पार्टी की जो है ना खुशनुदी के लिए और पार्टी के मतलब है नाम को ऊंचा करने के लिए कोशिश की जाती है। सच को सच तो होता ही है, झूठ को सच बना के पेश किया जाता है। मैं ये समझता हूं कि अव्वल तो हर वक्त हमें पाकिस्तान की सोच करनी चाहिए, मगर जैसे आपने कहा आज जिस नेट पे हम खड़े हैं, जिस जंक्शन में हम खड़े हैं, इस वक्त हमें पाकिस्तान के साथ मुहिब्बे वतन होना निहायत जरूरी है। हर जमात मुहिब्बे वतन भी है, हर लीडर मुहिब्बे वतन भी है, तो फिर मसला कहाँ पे है? बहुत अच्छा। सारे मसलों का हल पार्लियामेंट में है।
पार्लियामेंट में जो एक अदम एतमाद आया, मैं ना उसको डिफेंड कर रहा हूँ ना मैं उसके हक की बात कर रहा हूँ। उसके बाद उस पार्लियामेंट में अदम एतमाद को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये ठीक है और जायज। तो उस पार्लियामेंट में ये बड़ी बहस हो रही है। हम भी शुरू से यही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को उस पार्लियामेंट का हिस्सा रहना चाहिए था और उस पार्लियामेंट में बैठ के अपना रोल जो है वो मौसर तरीके से अदा कर सकते थे, मगर उनकी अपनी सोच थी। जो कुछ उन्होंने कहा उस बात को मैं बिल्कुल नहीं दोहराना चाहता। मैं बड़ा बैलेंस किस्म का पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मैं उन्होंने ये कहा और ये कहा, ये कहा, वो अच्छी बात नहीं है। आई हैव टू टॉक इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। तो अब एक पॉलिटिकल लीडर का काम ये है कि वो देखे कि लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री किसमें है। पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट है, पार्लियामेंट जो है उसको लुक आफ्टर कर सकती है और उस पार्लियामेंट से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेटली दो लफ्जों में बात करूंगा, इस्तीफों का ऐलान करके अभी तक इस्तीफे लटके हुए और क्या क्या उसकी मराहत। तो आप एक्सेप्ट न कर लेना सर, आपके लोग एक्सेप्ट भी तो नहीं करते हैं। स्पीकर भाग जाते हैं, मतलब क्यों नहीं करते? पढ़े हुए इतने अरसे से पढ़े हुए, एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें तो लेना। डॉक्टर साहब उसके एक्सेप्ट करने का एक तरीका कार है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है। तो रिजेक्ट कर देना सर, तो रिजेक्ट कर देना अगर वो सही नहीं है। 9 को आपने एक्सेप्ट कर लिया, बाकी पढ़े हुए हैं, तो ये तो ज्यादती है। स्पीकर साहब का काम है तो ये फौरी करवा लेते। फर्ज किया इनको एतराज है तो करा लेते। सर मैं ये इशू आज नहीं है, मेरा इशू जो है वो दहशतगर्दी है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा और मैं रियाज फतियाना साहब के पास एक बहुत वाज़ेह सवाल के साथ आऊंगा। मुझे रियाज फतियाना साहब इसका जवाब जरूर देंगे। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। रियाज फतियाना साहब, एक सवाल है और इल्ज़ाम है, मैं आपके सामने ला रहा हूं। तो उस इल्ज़ाम के तहत एक बात तो ये है सर कि आजकल ना तो जंगों से मुल्क को फतह किया जाता है ना मुल्क को तोड़ा जाता है सर। और दो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। हम अपने उस्तादों से ये बात सुन रहे हैं जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं कि किसी मुल्क को तबाह करना है तो उसकी मईशत को तबाह कर दो और उसकी फ़ौज को कमज़ोर कर दो। और आप पर इल्ज़ाम है कि पीटीआई ये दोनों काम कर रही है सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, कमजोर मैशत के साथ पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पे कोई करदार सर अंजाम नहीं कर सकता। अच्छी बड़ी हुकूमत चल रही थी, टैक्स रिकवरी 4 से 6,000 अरब डॉलर 6,000 अरब रुपए तक चली गई थी, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ था, फॉरेन करेंसी के रिजर्व बेहतर हो गए थे, मुल्क में लोगों को रोजगार मिल रहा था, इकोनॉमी पहिया चल पड़ा था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री 3 शिफ्टों में चल रही थी और पाकिस्तान तरक्की की जानिब एहसास प्रोग्राम और बहुत सारे वेलफेयर के प्रोग्राम पाकिस्तान में, जैसे इंसाफ हेल्थ कार्ड। लेकिन आपने देखा अप्रैल में धड़म तख्ता किया गया, उसका नतीजा क्या निकला? आज पाकिस्तान टेक्निकल डिफॉल्ट कर चुका है। कोई बैंक एलसी खोलने के लिए तैयार नहीं है। 450 कंटेनर पोर्ट कासम और कराची में और ईरान के बॉर्डर पर पड़े हुए हैं और कोई बाहर से हमारी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स तक अप हो गई हैं। कोई यहाँ इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। दहशतगर्दी के वाक़यात में फिर इजाफा हुआ है और इन हालात में जबकि पाकिस्तान का खजाना खाली हो चुका है, चंद रोज पहले तक सिर्फ 21 करोड़ डॉलर हमारे पास था क्योंकि 6 अरब हमने वैसे ही मांग के रखा हुआ जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर सूद 3% अदा कर रहे हैं। इन हालात में मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? इसका सियासी बुरहान तारीख के बुलंद तरीन मुकाम पर है। सियासी बुरहान के असरात मुआशी बुरहान के नतीजे में है। मुआशी बुरहान के पार्लियामेंट में जाए ना सर, आप पार्लियामेंट में जाके यही मामला आप पार्लियामेंट में हल करें ना। ये तो पार्लियामेंट की जगह है ना। सड़कों पर आप खड़े होकर गालियां दे रहे हैं, फौज को आप गद्दार कह रहे हैं, फौज को अवाम से लड़ा रहे हैं, आप अदम सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहे हैं, इंतशार पैदा कर रहे हैं, असम्बलियों को तोड़ रहे हैं इख्तिदार के लिए। अगर आपका मसला ये है कि जी मईशत कमजोर होगी तो मुल्क नहीं और इसका इलेक्शन होना चाहिए, फ्रेश इलेक्शन, तो ये तो जगह पार्लियामेंट है, वहां क्यों नहीं जाते हैं सर आप? देखें, गुजारिश ये है कि जमहूरी हक है हमारा कि हम नई मांग करें इलेक्शन की। ये कल तक तो पीडीएम भी यही कहती थी 1 साल पहले जरूर करें, इलेक्शन करवाएं, बिल्कुल। और इसमें गुजारिश ये है कि आधी कौमी असम्बली बाहर बैठी हुई है। आजकल हम जाने लगे हैं तो स्पीकर साहब को पीडीएम ने बाहर भिजवा दिया है, इलेक्शन से ये भाग चुके हैं।
हम तो इक़्तिदार के पीछे नहीं भाग रहे। अगर इक़्तिदार के पीछे भागते अपने हाथों से सूबाई हुकूमतें हम तोड़ने की बात ना करते, हम अपने इस्तीफे देने की बात ना करते। हमारे मुतमईन नजर सियासी इस्तेकाम है, वो आएगा नए मैंडेट के साथ। अवाम में सारी जमातें जाएं, जिसको अवाम चाहे, जिस पे एतमाद करे अवाम। मौजूदा हुकूमत अवाम का एतमाद खो चुकी है, इसलिए आपने देखा बाहर के ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा नहीं भेज रहे, सारा सिस्टम बैठता जा रहा है। पाकिस्तान की बका का सवाल है, जमहूरियत सर अफवाज पाकिस्तान का एक फोरम है, कौमी सलामती भी है, जिसमें हुकूमत के साथ मिलकर मामला तय करते हैं। कोर कमांडर का इजलास होता है और भी इजलास हैं जिसमें वो मुल्की सिक्योरिटी का फैसला करते हैं। सियासतदानों का प्लेटफॉर्म वो पार्लियामेंट है, जिस तरह जुडिशरी का प्लेटफॉर्म उनकी अपनी एक जुडिशल कमेटी है। तो सर आप पार्लियामेंट में बैठकर ये जंग लड़े ना, और आप ले इलेक्शन उनसे, आप मुंह से छीने इलेक्शन, लेकिन ये इंतशार तो ना करें। देखिए, हमने हमेशा पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का एहतराम किया है और उनके हम खिलाफ नहीं है, जिसका सबूत हमारे बहुत सारे बयानात हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि तमाम इदारे आइन के दायरा कार के अंदर रहते हुए रियासत पाकिस्तान के अंदर काम करें और अवाम को मौका दिया जाए अपने नुमाइंदे चुनने के लिए, जैसा कि तमाम पड़ोसी ममालिक में भी और दुनिया की जमहूरियतों में होता है। इसमें कोई नामुनासिब बात हमने नहीं की। नहीं, आपके चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ से भी कि जी आप इंटरफेयर करें और इलेक्शन करा के दें। सर ये इनका काम तो नहीं है सर, ये हलफ और आइन की खिलाफ वर्जी। अगर उन्होंने एक लाइन ले लिया है तो वो तो बहुत अच्छी लाइन ली है, जिसकी आप तारीफ भी कर रहे हैं। तो फिर आपके जो चेयरमैन इमरान खान उन पर प्रेशर क्यों डाल रहे हैं, उनको क्यों कह रहे हैं कि जी वो इलेक्शन करवाएं? उनका क्या काम है इलेक्शन से? देखें, आपकी बात इस जगह दुरुस्त है कि हम तो खुद चाहते हैं कि फौज सियासत से लाताल्लुक हो और अपना असल मकसद जो उनका ड्यूटी है वो करें, इसमें दूसरी राय नहीं है। और अगर खान साहब ने कहा है तो उसकी वजह ये है कि अभी तक तो रवायत यही रही है पिछले 50 सालों से कि इस इदारे की मदाखत रही है। तो अगर मुल्क के मुफाद में उन्होंने कोई ऐसी बात अगर आप समझते हैं कि रवायत ऐसी रही है तो उस रवायत को वो आगे लेके चल रहे हैं।